यूपी बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। 2023 के यूपी के जो बीएससी के नर्सिंग के फॉर्म है, एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होना है उसके जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी जाके वो फॉर्म भर दो। वो फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं वो आपको लास्ट में दे दूंगा, वो जाकर देख लेना। लेकिन उससे पहले अब सिलेबस में बहुत बड़ी एक चेंजेस किए हैं, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया उस चीज़ को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बार यूपी में सेंटर कहाँ पे बने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की, जो यहाँ पे मैंने बना रखी है पूरी की पूरी लिस्ट की, जो इस बार सेंटर बने हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। आपके एग्जाम कहाँ पे होने हैं, उसका एंट्रेंस टेस्ट कहाँ पे होना है। तो सबसे पहला जो सेंटर बना है वो बना है आगरा में, दूसरा बना है आजमगढ़ में, तीसरा बना है बांदा में, फिर गोरखपुर में बना हुआ है सेंटर, फिर लखनऊ में बना है, मुरादाबाद में बना है, अलीगढ़ में सेंटर बना हुआ है, वाराणसी में सेंटर बना हुआ है, बरेली में सेंटर बना है, गाजियाबाद में बना है, झांसी में बना हुआ है, मेरठ में बना हुआ है, प्रयागराज में सेंटर बना हुआ है, बस्ती में भी सेंटर है, और उसके बाद अयोध्या में सेंटर बना हुआ है, गोंडा में, कानपुर में, मिर्जापुर में, सहारनपुर में। इन सारी जगह में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो सेंटर बना हुआ है, टोटल के टोटल ये सेंटर है 18 सेंटर है। यहाँ पे 18 सेंटर में आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। इन सिटीज में आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये 18 सिटीज हैं जहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो आपके एग्जाम की डेट है वो 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 15 अप्रैल से लेके ये 18 मई तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने का। और वीडियो लास्ट में मैंने दिया कैसे भरना, क्या करना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लास्ट में जाके आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, सिलेबस वगैरह में और चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। मिनिमम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज जो बोला गया 17 से 35 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, या आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। जनरल वाले भी, SC ST OBC सारे के सारे की जो उम्र है 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो आपका जन्म है वो 2006 से तक होना चाहिए, 6 से नीचे, यानी कि 2005 2004 ये वाले बंदे जो जिनका है वो वाला ये बंदे फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। उसके बाद 40 ईयर तो उनकी उम्र रखी गई है जो PDPW है। फिर डिसेबल पर्सन है, डिसेबल्ड हैंडीकैप डिसेबल पर्सन वाले, उनकी उम्र जो है 40 साल तक जो है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2006 से नीचे जो बंदे हैं वो ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 से 35 साल के बीच में आप अपनी एज के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12th होनी चाहिए, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में अगर आपने ली होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 45% जो आपके नंबर है, 45% आपके नंबर होने चाहिए किसके अंदर, 12वीं के अंदर, 12th के अंदर। और ST ST OBC के लिए 40% नंबर जो आपके होने चाहिए 12वीं के अंदर। जिन लोगों का 12वीं का रिजल्ट नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना 10वीं का लगा दें, जो मैंने सारा को दूसरी वीडियो में बता रखा है। और जिन बच्चों का आ गया है 12वीं का रिजल्ट, उनके कम से कम 45% होने चाहिए जनरल वालों के, और कम से कम 40% होने चाहिए ST ST OBC वालों के। और जिन बच्चों के ओपन बोर्ड का भी दिक्कत आती है, ओपन स्टूडेंट जो है जिन्होंने ओपन के थ्रू पेपर दिए थे, क्या ये वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, अभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओपन स्टूडेंट भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ओपन स्टूडेंट यू कैन आल्सो अप्लाई, ओपन स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, नर्सिंग टेस्ट की गाइडलाइन जो भी आई है एंट्रेंस टेस्ट, उसमें लिखा हुआ कि ओपन स्टूडेंट भी इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, NIOS वाले। तो आप भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। फॉर्म फिल करते टाइम एक तो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर को बड़े अक्षरों में अपलोड ना करें, या तो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, दोनों में चल जाएगा, लेकिन बड़े अक्षरों में अपलोड ना करें। लेफ्ट थंब का आपको क्या करना है, थंब लगाना है, ऐसे चिपकाना है बिल्कुल लाइक ऐसे। उसके बाद एक चीज आती है परफॉर्मा। परफॉर्मा में क्या आता है, परफॉर्मा में आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें आपको दोबारा से परफॉर्मा के अंदर रिपीट करनी है, दोबारा से फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, दोबारा सिग्नेचर करने पड़ेंगे, दोबारा से लेफ्ट थंब का एक्सप्रेशन है वो डालना पड़ेगा परफॉर्मा के अंदर। ये दिखाया मैंने आपको फोटो कैसे है। फोटो आपकी वो होनी चाहिए, फोटो जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपका नाम होना चाहिए, फिर DOP डेट ऑफ पिक्चर, ये पिक्चर कब की है वो लिखा होना चाहिए, तारीख लिखी होनी चाहिए, और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होनी चाहिए उस पिक्चर के ऊपर। और पिक्चर की जो लंबाई है वो एक साइड आपका 3.5 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड आपकी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, इधर को आपकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं और साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं आपके। इसमें आपका लगेंगे 10th के नंबर आपके अपलोड होंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, साथ में आपके 12th के नंबर भी जो है अपलोड होंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो उन दोनों के नंबर अपलोड होंगे, 10th के भी, 12th के भी, PCB के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी, 12th वालों को। लेकिन जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट नहीं आया,
तो उनका क्या करना है वो भी बता देता हूँ। जिनका रिजल्ट आ गया तो उनके तो दोनों के अपलोड होंगे, तो अपनी मार्कशीट को अपने पास रखें जब आप फॉर्म फिल करोगे, उसको आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने 10th कब कौन से साल में की थी, कितने नंबरों से पास की थी, सारा कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से अपनी मार्कशीट को अपने पास रखें। और 12th रिजल्ट पेंडिंग, अब जिनका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक 12वीं का रिजल्ट नहीं आएगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपने लिखना है, टिक करना है रिजल्ट अवेटेड, वहाँ पे आपने टिक कर देना है रिजल्ट अवेटेड, यानी कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वेट कर रहे हैं हम। 12th रिजल्ट डिक्लेयर, जिनका 12वीं का रिजल्ट आ चुका है उनको ये सब फिल करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर्ड, कि हमारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड आ जाएगा, तो नेक्स्ट विंडो आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह की, सिलेबस क्या आएगा उस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस में आपको क्या क्या आना है। सिलेबस में आपको फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा, जीके इंग्लिश प्लस जीके आएगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या आता है वो भी सारा कुछ बताता हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको आएगी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी के भी आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगी नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड एक तरह की बायो ही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, आपकी बायो ही ज़्यादातर इसमें आप पूछी जाती है, तो इसके भी आपको आएंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश और जीके दोनों को मिला के आपके पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, यानी कि 20 इंग्लिश के होंगे और 20 जीके के होंगे, दोनों को मिला के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास, टोटल एमसीक्यू हमारे पास कितने होंगे, 200। टोटल एमसीक्यू हमारे पास कितना होगा, 200। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का आपका होगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। देखो बच्चों, अगर आप तो कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो आप तो वही सब करो। लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई कोचिंग नहीं ले रहे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे, तो उनको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी कर जाओ, एनसीईआरटी कर जाओ, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इस बार मेंशन किया है कि 12th क्या ही सिलेबस आएगा, 12th इंटरमीडिएट जो पीडीएफ आई है उसकी तरफ से, यूपी की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा है कि 12th इंटरमीडिएट कर जाओ, यानी कि 12th का सिलेबस आएगा। तो मैं आपको ये चीज़ को कभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि 12th का, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं बताते थे। तो इस बार भी मैं ये चीज़ को गारंटी के साथ नहीं बोलूंगा कि सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा 11th और 12th दोनों को करके जाओ। हाँ, ये कर लेना कि 12th को क्या करना है, थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना, 12th को ज़्यादा अच्छे से कर लेना, 11th को थोड़ा कम कर लेना, लेकिन करने दोनों है, छोड़ना किसी को नहीं है, करने दोनों का, छोड़ना किसी को नहीं है। 12th को सबसे ज़्यादा करना है, उसके बाद कम 11th को, क्योंकि 11th आपका बेस बनाएगा। 11th में आपको कुछ नहीं पता चलेगा तो 12th में नहीं कर पाओगे, दोनों को कंबाइन करके करो। हाँ, ऐसा कर लो, ये 60% कर लो, ये 40% कर लो, लेकिन करने दोनों है। अब जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो क्या करें, स्टेट बोर्ड वाले भी आपके पास जो बुक्स हैं पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, उसको डीपली, जितना डीपली हो सकते पढ़ लो। एनसीईआरटी वाले ने भी डीपली पढ़नी है, स्टेट बोर्ड बुक्स जो इनके पास है उनको भी क्या पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। डीपली, जितना आप डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि इस पेपर का लेवल हार्ड नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल होता है। और एक चीज इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर के अंदर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो जिसकी वजह से आप 200 के 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, 200 के 200 क्वेश्चन को क्या करके आना, अटेम्प्ट करके आना, छोड़ के कोई नहीं आना। नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ईजी लेवल मैं लिख भी देता हूँ, ईजी लेवल पेपर। ये जो आपका पेपर होता है बहुत ज़्यादा इजी लेवल होता है, तो इसलिए इसमें घबराना कुछ नहीं है। डीपली आराम से 11th 12th की एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की जो भी बुक्स आपके पास है उसको शांति से आराम से जितना डीपली हो सकता है पढ़ लो।